हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, इस चैप्टर का करेंगे अब हम रिवीजन, वो भी वन शॉट में, एक ही बार में पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं, तो सबसे पहली जो टर्म वहाँ पर आती है, देखिए इस चैप्टर के अंदर ना आपको बहुत सारी टर्म मिलने वाली है, बहुत सारी डेफिनेशन मिलने वाली है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन फिर बाद में आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो पहली जो टर्म आई है वो है एडिशन कंपाउंड। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड? आपने बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स पढ़े होंगे, लेकिन ये नाम पहली बार आप इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। एडिशन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। सिंपल सॉल्ट्स, 2-3 सिंपल सॉल्ट्स को आप मिक्स कर जो कंपाउंड बनाते हो उसको हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आपने मोर सॉल्ट पढ़ा है, दैट इज एडिशन कंपाउंड। आपने एलम पढ़ा है, फिटकरी, एडिशन कंपाउंड है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, इट इज ए एडिशन कंपाउंड, है ना। एक है K4FeCN6, एडिशन कंपाउंड है। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है, जिनके अंदर मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है, हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं दो फॉर्म में। पहला है डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो जो डबल सॉल्ट होते हैं, ये एडिशन, ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जिनका जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना डिसॉल्व्ड स्टेट में, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाते हैं। ये बात क्लियर हुई? जब आप KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O को डिसॉल्व करोगे ना पानी के अंदर, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा। K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, और वाटर तो पानी है ही, उसमें तो प्रेजेंट है ही वो, ठीक है। और इसकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो लॉस्ट नहीं होती। अगर आप टेस्ट करोगे, पोटेशियम का टेस्ट भी आएगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट भी आएगा, सल्फेट का टेस्ट भी आएगा। तो जो इनके जो आयन होते हैं वो अपनी जो आइडेंटिटी है उनको लूज नहीं करते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, तो ये अपनी जो आइडेंटिटी है ये डिसॉल्व होने के बाद भी बनाए रखते हैं, विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट। अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगी। एंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूजुअली लॉस्ट। देखो क्या होता है, मैंने भी एग्जांपल लिया K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको जब आप डिसॉल्व करते हो ना, तो इसमें ना सिर्फ पोटेशियम आयन अलग हुआ और एक कॉम्प्लेक्स आयन बना FeCN6 का के ऊपर -4 चार्ज, ठीक है। अब जब आपने डिसॉल्व किया, देखो आयरन तो अलग नहीं हुआ, CN तो अलग नहीं हुआ, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नहीं मिले, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नहीं मिले, ये आपकी आइडेंटिटी इसमें एज सच रही डिसॉल्व्ड स्टेट में भी। देखो सिर्फ एक पोटेशियम आयन ही तो अलग हुआ, पोटेशियम आयन तो वैसे भी आयनिक स्टेट में था, प्रेजेंट है वहां पे उसके चारों तरफ आयनिक फॉर्म में। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो गई। अब आयरन का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, CN का आप नहीं पता लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हम बात करेंगे आज इसी टाइप के कंपाउंड की, जिन्हें आप कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, मैंने भी आपसे बात की कि बहुत सारी टर्म आती हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से इसी एक एग्जाम्पल को लिखा है, K4FeCN6 बहुत फेमिलियर सा एग्जाम्पल है, आप इसे 11th क्लास से ही पढ़ने लग जाते हो, उससे पहले ही आप इसको जान लेते हो। तो इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। K4FeCN6, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब K4FeCN6 को डिसॉल्व किया था तो पोटेशियम आयन टूट के अलग हुआ था, बाकी जो पूरा आयन था, जो एनायनिक पार्ट था, वो इंटैक्ट रहा था, है ना, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रहा था। तो जो ये K4 है, जो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? काउंटर आयन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आयनिक स्टेट में आयन प्रेजेंट होते हैं उनको हम काउंटर आयन कहते हैं। और जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको कॉम्प्लेक्स आयन को किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये बहुत सारी टर्म मैंने बता दी।
मैंने एक क्या बताया आपको, काउंटर आयन, ये तो काउंटर आयन हो गया। एक मैंने बताया ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। क्यों कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। किसके बीच में बनता है? मेटल और लीगेंड के बीच में बनता है। मैम दो और नई टर्म ले आया, मेटल लीगेंड, कोई बात नहीं, समझ आएगा अभी धीरे धीरे। काउंटर आयन हो गया, समझ आ गया। काउंटर, जो देखो ये जो दो टूटे, एक तो आपका काउंटर आयन बना और एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन बना। काउंटर आयन वो सिंपल सा आयन है ना, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, वो अलग हुआ। और कॉम्प्लेक्स आयन जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आयन का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, राइट। स्क्वायर में जो हम जिन चीजों को रखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अ कॉम्प्लेक्स आयन विच हैव अ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय लीगेंड्स। इसके अंदर एक मेटल एटम होता है जिसके चारों तरफ कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो एनाइनिक भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं लीगेंड्स। ये लीगेंड्स क्या करते हैं? ये लीगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम को बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो दीज आर डोनर एटम, ये बात याद रखेंगे। लीगेंड्स क्या है? डोनर एटम है। और जो डोनर एटम है इट्स बिहेव्स लाइक ए लेविस बेस, आप इनको लेविस बेस भी कह सकते हो। और सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ? मेटल एटम जो है सेंटर में प्रेजेंट है ना, चारों तरफ लीगेंड है, तो इसलिए सेंट्रल मेटल एटम कह रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम लेविस एसिड भी कहते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब क्योंकि डोनर एटम एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर बॉन्डिंग जो होगी, शेयरिंग नहीं हो रही ना, यहाँ पे एक पूरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहां पर बनेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसीलिए इन कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि यहां पर लीगेंड और मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। ये टर्म समझ में आ गई। काउंटर आयन हो गया, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी की भी जो डेफिनेशन है वो यही है, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय लीगेंड्स। अब जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ये केटाइन भी हो सकती है, एनाइनिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। मैंने तीनों के एग्जांपल लिखे हैं, ओके। यहां पर क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव है, तो ये वाला जो मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये नेगेटिव है। अगर इसके बाहर कोई ऐसा आयन प्रेजेंट हो जो नेगेटिव हो, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होता? पॉजिटिव होता। या फिर एक कंडीशन ये भी आती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, है ना। कार्बोनाइल जहां पर प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी आपको देखने को मिलती है। सेंट्रल मेटल एटम को लेविस एसिड भी कहते हैं और लीगेंड्स को लेविस बेस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मेटल एटम एक्चुअली, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वो मेटल एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द मॉलिक्यूल और एटम्स, ठीक है, फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स और एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ऐसा मेटल एटम जो दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक पढ़ा है अभी आपने, पीछे जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही थी। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो जनरली सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है? वहां भी हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बनाते हैं, है ना, वहां भी प्रॉपर्टी पड़ी थी। एक बार जल्दी से यहाँ भी देख लेते हैं। इनका साइज स्मॉल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, और सबसे स्पेशल बात, इनके पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा। जब जो आपका लीगेंड है, जो मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनको रखेगा भी तो कहीं सेंट्रल मेटल एटम, तो उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेस तो होना चाहिए खाली, तो इसके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। अब अगली टर्म की बात करते हैं, लीगेंड्स के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं लीगेंड्स? ये वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक तो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इन्हें क्या करना है? इनको डोनेशन करना है।
इनको डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर। किसको? मेटल एटम को। तो भैया डोनेट तो तभी करेंगे ना जब इनके पास होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनके पास क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम होना चाहिए, एक से तो ज्यादा हो ही सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन, उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, जैसे वाटर है, अमोनिया, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO2, ये सब क्या है बेटा? ये सब है लिगेंड्स। क्या करते हैं? ये मेटल के साथ लिगेंड रिएक्ट करता है। रिएक्ट क्या? रिएक्शन क्या होगी? बॉन्डिंग ही होगी। लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे देगा। मेटल और लिगेंड के बीच में एक रिलेशन बनेगा, डोनर और एक्सेप्टर का रिलेशन, और बन जाएगा जो बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर जो लिगेंड है वो लिविस बेस है, मेटल लिविस एसिड है। क्लियर हो गई ये बात? अभी लिगेंड के केस में और भी बहुत सारी चीजें, देखो एक टर्म आती है डोनर एटम। क्या होता है डोनर एटम? अब लिगेंड, अगर कोई एटम जुड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मतलब इसके साथ, मेटल के साथ अगर कोई एटम जुड़ा हुआ है, जैसे Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये जो Cl है वो डोनर होगा वहां पे, ठीक है, Cl डोनर है वहां पे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, जैसे H2O जुड़ा हुआ है, H2O के अंदर हाइड्रोजन डोनर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन एज अ डोनर एटम काम करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अमोनिया के केस में कौन डोनर एटम है? नाइट्रोजन डोनर एटम है। समझ आ गई बात? तो एटम तो अकेला ही डोनर का काम करता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं जो डोनर एटम का काम करेंगे। तो डोनर एटम क्या हुए? वो एटम, लिगेंड के अंदर के वो एटम जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा मेटल एटम का। उस पर्टिकुलर एटम को हम डोनर एटम कहते हैं। अच्छा, एक और टर्म है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डोनर साइट, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी लिगेंड के अंदर जितनी डोनर साइट प्रेजेंट होंगी, जितनी बार वो डोनेट कर सकता होगा इलेक्ट्रॉन, उसे हम उसको क्या, उसका क्या कहेंगे? उसकी डेंटिसिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब मोनो माने सिंगल, तो विच हैव वन डोनर साइट, जिसके पास केवल एक डोनर साइट हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं वो एनाइनिक भी हो सकते हैं, कैटाइनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे Cl है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है, इसीलिए इसकी डेंटिसिटी क्या है? 1 है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है। अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम, नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये कितने करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो डेंटिसिटी क्या हो गई बेटा? 1 हो गई, मोनोडेंटेट लिगेंड है। CO is also a monodentate ligand. It's a neutral. NH4 positive and NO positive is also monodentate ligand, है ना। और इनकी जो ये कैटाइनिक है, नेचर में पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइनिक है। तो लिगेंड कैटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। चलिए, बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें 2 डोनर साइट होती हैं, या फिर आप कहें कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं एक साथ, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल के साथ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट को हम ना पूरा ऑक्सिलेट नहीं लिखते, जब हम इसकी नेमिंग पढ़ेंगे आगे देखेंगे, एब्रीवेशन में लिखते हैं। एब्रीवेशन में इसको हम OX लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर OX। इसी तरह इथाइलिन डाइएमीन, इसको हम लिखते हैं EN, इथाइलिन डाइएमीन। ग्लाइसिनेट, इसको लिखते हैं GLY, है ना, ये एब्रीवेशन है, इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, तो 2 डोनर साइट होती हैं। ऑक्सलेट कहां से बना? ऑक्सैलिक एसिड से बना है। ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑक्सलेट मैंने बनाया यहाँ पे। 2 ऑक्सीजन एटम है जो डोनर साइट की तरह, डोनर साइट है यहाँ पे 2 डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, इसीलिए ये कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन डाइएमीन में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ डोनेट करते हैं, इसीलिए बाइडेंटेट लिगेंड है। ग्लाइसिनेट
ग्लाइसिनेट के अंदर ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम करता है और नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करता है। अच्छा, जब आप बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ते हो, यहाँ पर एक और भी टर्म आ जाती है बेटा कि जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। कैसे? अगर दोनों डोनर एटम एक जैसे हैं, देखो इस केस में दोनों ऑक्सीजन हैं, दोनों नाइट्रोजन हैं, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और जब आप इनकी फॉर्मूला लिखोगे ना, तो फॉर्मूले में ऐसे लिखोगे ए या फिर लिखोगे बी। भाई दोनों डोनर एटम एक जैसे बना रहे हो ना, XX YY, इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिकल है। लेकिन इन केस ऑफ ग्लाइसिनेट और भी एग्जांपल हैं। इन केस ऑफ ग्लाइसिनेट, वन डोनर एटम इज ऑक्सीजन एंड वन डोनर एटम इज नाइट्रोजन, बोथ आर डिफरेंट, इसीलिए हम इसको कैसा लिगेंड कहते हैं? इट इज अ एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और ऐसे लिगेंड को रिप्रेजेंट करोगे फॉर्मूला बनाते हुए AB या फिर XY EZ, मतलब आपको दोनों अलग अलग एटम शुरू करने हैं। दो एटम दिखाओगे क्योंकि बाइडेंटेट है ना, ठीक है, दो डोनर साइट है ना, दो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे तो दो ही एटम वहां पर फॉर्मूले में लिखे जाएंगे। अच्छा, ट्राइडेंटेट जिसमें 3 डोनर साइट होंगी, टेट्रा 4 डोनर साइट होंगी, पेंटा 5 डोनर साइट होंगी। हेक्साडेंटेट क्यों लिखा मैंने, बीच के छोड़ दिया, हेक्साडेंटेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल है EDTA। EDTA बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है EDTA, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। पहली बात, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हेक्साडेंटेट का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए EDTA, उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी डोनर साइट प्रेजेंट है। चलो देखते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इथाइलिन, तो पहले 2 कार्बन वाले इथाइलिन हो गए। इथाइलिन डाइएमीन यही वाला है बेटा, ये जो इथाइलिन डाइएमीन था ना, इसमें क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन हट के नाइट्रोजन की एसीटेट ग्रुप जुड़ गया, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एसीटेट ग्रुप ने। एसीटेट ग्रुप पर एक ही चार्ज होता है नेगेटिव का, तो 2 एसीटेट ग्रुप आएंगे, 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो 2 एसीटेट ग्रुप आएंगे, 4 हाइड्रोजन हटेंगे तो 4 एसीटेट ग्रुप आएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। और देखो डोनर साइट, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन ये है, 1 नाइट्रोजन ये होगी 2 और 4 ऑक्सीजन, 6 डोनर साइट है यहाँ पे, इसीलिए ये कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। चलिए यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लिगेंड के बारे में और भी चीजें समझते हैं। हाँ जी, अब बात करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड की। एम्बी माने, एम्बी मतलब आप समझते हो ना, जैसे एम्फीबियंस होते हैं जो 2 जगह रह सकते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, है ना, पानी पे भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग। ऐसे ही ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये भी 2 तरीके से बिहेव कर सकते हैं, इनमें 2 डोनर एटम हो सकते हैं। कैसे ये यार, लेकिन याद क्या रखना है कि होते ये यूनिडेंटेट है। देखो वो लिगेंड जिनमें डोनर एटम तो 2 है, दो डोनर एटम है ना, लेकिन वो यूनिडेंटेट की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी कि एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में दोनों एटम डोनेट करने लग जाएं, फिर तो वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो याद रखेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स। दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू 1 डोनर साइट एट अ टाइम, लेकिन 2 डोनर एटम होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल Cn नेगेटिव है, जैसे NO2 नेगेटिव है, HCN नेगेटिव है, तो अगर मैं NO2 की बात करूं तो NO2 में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन एक बार में या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड। इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन दे आर 2 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट। तो अगर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करेगा तो इसे हम नाइट्रो ग्रुप कहेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम है। अगर ऑक्सीजन करेगा तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो ग्रुप, नाम बदल जाएगा एक्चुअली, ठीक है, नाइट्राइटो ग्रुप। Cn इस तरह से, Cn एग्जाम्पल है, इसे आप साइनाइड कहते हो। Cn में अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा तो साइनो ग्रुप कहेंगे। अगर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन एक बार में या तो नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, या एक बार में कार्बन ही देगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकते, तो दे बिहेव लाइक अ यूनिडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर यूनिडेंटेट लिगेंड बट हैविंग 2 डोनर साइट। तो नाइट्रोजन अगर देगा तो इसको हम कहेंगे आइसोसाइनो। एक और एग्जांपल है HCN।
अगर सल्फर देगा तो थायोसाइनेट, और अगर नाइट्रोजन देगा तो आइसोथायोसाइनेट, आइसो आएगा बेटा यहाँ पे, आइसोथायोसाइनेट कहेंगे। तो ये तो हुए हमारे एम्बिडेंटेट लिगेंड। एक और टाइप है हमारे पास लिगेंड की, वो है चिलेटिंग लिगेंड। क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड? जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं ना, पॉलीडेंटेट जो दो से ज्यादा जिनके पास डोनर साइट है, चाहे वो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेंगे? एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये इथाइलिन डाइएमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मेरे पास था कॉम्प्लेक्स PTCl2En, तो दो तो Cl, दोनों के दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड थे, लेकिन जो इथाइलिन डाइएमीन था ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा प्लेटिनम के चारों तरफ। इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं, इस रिंग को चिलेटिंग रिंग कहते हैं, इस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चिलेट रिंग बन गई, प्रोसेस को चिलेशन कहेंगे, लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। वो लिगेंड जो चिलेशन करते हैं, जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, उनको हम क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। जो ये चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स जिनमें मोनोडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड है जिनके अंदर, भाई मोनोडेंटेट से आगे वाले तो सारे पॉलीडेंटेट ही हैं, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है जिनके अंदर, उनके कंपैरिजन में जो चिलेटिंग वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो चिलेटिंग लिगेंड जहां पर प्रेजेंट है, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। और अगर रिंग आपकी 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बन रही है, किसी में 8 मेंबर्ड रिंग बन रही है, किसी में 7 मेंबर्ड बन रही है, किसी में 5 या 6 मेंबर्ड बन रही है ना, तो 5 और 6 मेंबर्ड जो रिंग बनाएंगे ना कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि 5 से 6 मेंबर की जो रिंग बनती है वो ज्यादा स्टेबल रिंग होती है। अगली है हमारा अगला जो टॉपिक है, अगली जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, भाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स हैं, तो जितने लिगेंड प्रेजेंट होते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे NiNH3 का होल 4Cl2, ये कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल निकल को घेरे हुए हैं, अंदर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल है अमोनिया के, यानी कि 4 लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 4 होगा। 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। Cr, ये C2O4 का होल थ्राइस, क्या है ये C2O4? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्या होता है? 5 मिनट पहले हमने बात की थी, बाइडेंटेट लिगेंड होता है बेटा ये। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? 2 डोनर साइट है, दो तरफ से ये बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए ये 2 बार काउंट होंगे। तो अगर यहाँ पर 3 ऑक्सिलेट है ना, तो लिगेंड गिने जाएंगे 6। बेसिकली आप कह सकते हो कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं लिगेंड मेटल के साथ, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं लिगेंड मेटल के साथ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर की गिनती होगी, है ना। अगर सिर्फ लिगेंड को गिन लिया तो यहाँ पे 3 लिगेंड लिख के मत आ जाना, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मत लिख के आ जाना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सिलेट बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। एक ऑक्सिलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे, तो 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है ऑक्सिलेट के केस में। तो बाइडेंटेट लिगेंड को आपको 2 लिगेंड काउंट करना है, ट्राइडेंटेट को 3 काउंट करना है, हेक्साडेंटेट को 6 करना है। जैसे अगर EDTA प्रेजेंट है, देखो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है FeEDTA, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो आप 1 मत लिख के आ जाना कि EDTA तो 1 लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट तो 1 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन बेटा ये बॉन्ड कितने बना रहा है इसके साथ? 6 बॉन्ड बना रहा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो इसको 6 लिख कर आएंगे आप। क्लियर है? ये समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। अगला है कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रन, ये 1 या 2 बार ये बोर्ड के एग्जाम में आया है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रन क्या होता है? भाई जो स्पेशियल अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो ये लिगेंड अरेंज होते हैं, ये ऐसी थोड़ी है कि बस घेरा बना के खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता ना, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के रिपल्शन को भी मिनिमाइज करते हुए, जैसे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एक स्पेशल ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रन। जनरली जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, ऑक्टाहेड्रल पढ़ोगे, स्क्वायर प्लेनर पढ़ोगे, टेट्राहेड्रल पढ़ोगे, ये 3 सबसे ज्यादा कॉमन वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रन है ना, और हमारे सिलेबस में भी 3 हुई है।
अगला है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये तो आसान सी चीज है, देखो अगर एक जैसे लिगेंड प्रेजेंट है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर मिक्सचर ऑफ लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स ने घेरा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम को तो उसे हम कहते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल जो एटम प्रेजेंट है ना, उस पर जो चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। रेडॉक्स में सीखा है क्लास 11th में, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। K4FeCN6 मैंने लिख लिया। अगर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है तो आप पूरे की हेल्प से निकाल लो, अगर खाली आपको कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हैं। देखो K4FeCN6 है। पोटेशियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमेशा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमेशा +1 होता है। तो 4 पोटेशियम +1 शो करेंगे। जिसका निकालना है आयरन का मुझे निकालना है, मैंने यहाँ पर इसका X रख दिया। और 6 मेरे पास लिगेंड है Cn, और Cn के ऊपर ना बेटा एक नेगेटिव चार्ज होता है Cn नेगेटिव, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है ना। और पूरे के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2। तो आयरन के ऊपर इन केस ऑफ K4FeCN6 आयरन के ऊपर जो चार्ज है ना वो +2 है, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो आप, K4 है तो 4 के पॉजिटिव बनेगा जब ये टूटेगा, और ये FeCN6 के ऊपर -4 है ना, डायरेक्ट निकालने का तरीका। ये आपके पास जो आयन आया है, जो कॉम्प्लेक्स आयन आया है उसके ऊपर -4 चार्ज है। Cn का आपको पता है -1 होता है, तो ये -6 हो गया, बाहर -4 है तो यहाँ पर कितना आएगा +2 ही आएगा ना। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, X की फॉर्म में रखने की बजाय आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्योंकि एग्जाम में निकाल कर दिखाना होता है, प्रूव करना होता है, तो आपको X मान के करना पड़ेगा। लेकिन जब आप EN निकालोगे या कुछ और ज्योमेट्री वगैरह निकालोगे तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर आपसे अगर नहीं निकलवा रहा है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए FeEDT है, EDT आपको पता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट होता है। अच्छा, और ये कॉम्प्लेक्स और इसके ऊपर -1 चार्ज है। आयरन का मुझे निकालना है। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि EDTA पर कितना चार्ज होता है, भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। भाई ये रेडिकल है ना, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो EDTA की बेटा स्ट्रक्चर याद करो, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताई थी। इथाइलिन डाइएमीन, इसमें तो कोई चार्ज हुआ नहीं। टेट्रा एसीटेट, जो वो 4 एसीटेट बनाए थे ना, उन चारों में एक एक नेगेटिव चार्ज था। आपको पता है एसीटेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 4 नेगेटिव चार्ज होता है EDTA के ऊपर। -4 लिख दिया, पूरे के ऊपर चार्ज -1, तो X की वैल्यू क्या आ गई +3 आ गई। यहां देखते हैं निकेल CO का होल 4, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो जो ये CO है, जो कार्बोनाइल है, इस पर 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो इसका जो काउंटर पार्ट है, जो इसका मेटल एटम है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा 0 है। तो घबराना नहीं है, अगर 0 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो सही है आंसर। अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो फिर 0 ही आएगा ना। चार्ज तो तभी आएगा, चार्ज क्या होता है, एक दूसरे के काउंटर ही तो आता है चार्ज। अगर कोई कैटायन एनायन प्रेजेंट होगा तभी तो चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा, इस तरह के भी क्वेश्चन ना आपको दे देता है एग्जाम में, इस तरह से आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स देगा जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर कैटायन आयनाइजेशन स्फीयर बना रहा था, इसको हम आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, और ये जो एनायन था वो हमारा कॉम्प्लेक्स था। कैटायन सिंपल था, आयनाइजेशन स्फीयर बना रहा था, और जो हमारा एनायन था वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहा था। यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसी जगह पे हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना ट्रिक भी यूज करेंगे। देखो ये आपको पता है कि भाई पहले कैटायन होगा और बाद में एनायन होगा, हमेशा पहले कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, ये तो रूल है। तो ये वाला तो जो प्लेटिनम होगा, मतलब जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है, ये वाला कॉम्प्लेक्स एनायन है। अगर ये कैटायन है तो अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो सारा का सारा इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा इस प्लेटिनम की वजह से चार्ज होगा। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, प्लेटिनम ना +2 शो करता है और +4 शो करता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्लेटिनम +2 और +4 स्टेट में होता है, आयरन आपको पता है +2 +3 में होता है, कॉपर आपको पता है +1 +2 में होता है, जिंक केवल +2 स्टेट में होता है, कोबाल्ट +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने कुछ के यहाँ लिख दिए, ये आपको याद कर लो, उससे ना थोड़ा आइडिया हो जाता है। अब इस पे जो सारा का सारा चार्ज होगा, या तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है या +4 है। तो अगर इसका +2 या +4 है तो बेटा इसका -2 या -4 होगा। अगर मैं इसका +4 करूं तो इसका -4 होना चाहिए, लेकिन जो Cl है वो -4 शो ऑलरेडी कर रहा है, Cl -4 ऑलरेडी कर रहा है शो। अगर Cl का -4 है और प्लेटिनम +4, मैंने कहा कि प्लेटिनम +4 है, तो पूरा तो न्यूट्रल हो गया, पूरा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, जबकि एक कैटायन है और एक एनायन है, न्यूट्रल हो नहीं सकता। तो अब क्या करते हैं, माइनस, हम ये मानते हैं कि इस पर +2 है। अगर इस पर +2 है तो इस पर -2 होगा। देखो इस पर -2 है तो भैया क्लोरीन की वजह से -4 चार्ज, तो प्लेटिनम पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया, +2 आ गया। रिजल्टेंट चार्ज क्या हो गया, -2 हो गया, बिल्कुल ठीक, करेक्ट है। और यहाँ पर इस पे 0 चार्ज है और इस पर +2 चार्ज है, वही इसका चार्ज हो गया। तो कैटायन पर +2, एनायन पर -2। प्लेटिनम दोनों जगह क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन शो करेगी। तो इस तरह से आप ना जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, जिनमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स में हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट याद रख लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। पहली बात तो यहाँ पे ये याद रखेंगे बेटा, पहला कैटायन और दूसरा एनायन है। और जनरली ना प्लेटिनम दे देता है आपको, कॉपर दे देता है ना। तो इनमें आपको पता है कि जो प्लेटिनम है +2 +4, ये याद रखो। हिट एंड ट्रायल यहाँ पर थोड़ा सा यूज तो करना पड़ेगा। आयरन आपको पता है +2 +3 होता है, कॉपर आपको पता है +1 +2 होता है। मैंने यहाँ नोट भी कर लिए, वो लिख भी दिए, नोट भी कर लेंगे आप, है ना। तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। अगला है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN निकालने के लिए आपसे आ जाता है क्वेश्चन। तो EAN का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसका, ये एटॉमिक नंबर है भाई सेंट्रल मेटल एटम का। हम जो ये EN निकालते हैं ना, कॉम्प्लेक्स आयन का निकालते हैं, जो उसका काउंटर पार्ट है, जो आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर में से उसके ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो बेटा देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे एक यूज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब कि वहां पे जो मेटल है उसने जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, उसके बाद जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचे, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नाम भी तो यही है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल इज नॉट इन न्यूट्रल स्टेट इन कॉम्प्लेक्स ना, कुछ केसेस को छोड़कर नॉट इन न्यूट्रल स्टेट। ये आयनिक स्टेट में होगी, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर रखे होंगे, तो हम उन इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, फिर हम बात करेंगे, इसीलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम इसको कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का ले लिया, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करेंगे, प्लस उसमें जोड़ेंगे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ जो लीगेंड से आपको, लीगेंड से जो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो उसका होगा, एक जो उसका कोऑर्डिनेशन है, मान लो एक उसमें जुड़ा हुआ है, कोई Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे ना। एटम मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकले, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने देख लिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन कम हुए जिसने डोनेट किए वो आपने माइनस कर दिए, और जितने उसने लीगेंड से लिए वो आपने जोड़ दिए, ठीक है। जितने उसने डोनेट किए वो माइनस कर दिए, जितने उसने लीगेंड से लिए वो आपने जोड़ दिए। इससे जो नया एटॉमिक नंबर आया वो कहलाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स का। CuNH3 का होल 4 SO4, मैंने कहा SO4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लेना देना जरूर है। सल्फेट इज -2, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अगर मुझे इसका चार्ज पता होगा तब तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगी ना। अब ये जो चार्ज है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये सारा चार्ज कॉपर की वजह से है, तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या हो गया, 2 हो गया, +2 हो गया। कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, मैंने कॉपर का एटॉमिक नंबर लिखा, उसमें से माइनस किया कॉपर ने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, यानी कि कॉपर का जितना ऑक्सीडेशन नंबर है। इन दिस केस, हर एक केस का अलग अलग ही होगा,
देखो जेड तो फिक्स होगा हर एक मेटल का, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो डिफरेंट हो सकता है। तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस करके कितना आ गया 27 आ गया, और उसमें हमने जोड़ दिए 4 अमोनिया मॉलिक्यूल थे, तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल ने हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। भाई पेयर एक डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे उसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 35 आ गया, राइट। दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अगला देखें K4FeCN6, पोटेशियम पर, पोटेशियम इज +4 है ना, तो इस पर -4 चार्ज आ जाएगा। Cn अभी मैंने पीछे निकाला था, Cn इज -6, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है यहाँ पे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ FeCN6, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से माइनस कर दिए, 24 बच गया। और इस Cn ने जो 6 Cn है, इन्होंने 12 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए, तो 36 हो गया। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बताऊं, बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद होता है, वो क्या करते हैं 6 × 2 12, 12 - 2 10, और फिर 10 में से 10 26 में से 26 में से 10 को माइनस कर देंगे, सारा गलत कर देंगे, बॉडमासी लगाएंगे। पहले आप ये ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे याद करो ना भैया, पहले तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ना, फिर लेगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दो, देन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। अच्छा FeCO का होल 5 में ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, क्योंकि कार्बोनाइल तो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ FeCO का होल 5, लेकिन 5 CO से उसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए जरूर है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे, 36 आ गया। अच्छा आप ये देख रहे हो ना, 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, क्रिप्टन का होता है, इनर्ट गैस का होता है। तो जो कंपाउंड इनर्ट गैस वाले एटॉमिक नंबर को अचीव कर लेते हैं, जो उनकी सक्सेसिव वो होता है, मतलब जो उनकी सीरीज में, जो उनके पीरियड्स में प्रेजेंट होने वाला जो एलिमेंट है, जो क्या कहते हैं नोबल गैस का जो एलिमेंट है, उसके एटॉमिक नंबर को अगर ये अचीव कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, इस तरह के कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन जो अचीव नहीं कर पाता, जैसे कि 35 इज नॉट मोर स्टेबल, ये कंपाउंड अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल गैस एटॉमिक नंबर को क्या किया है, अचीव नहीं किया है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, तो जल्दी से लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखिए इसके लिए हमें कुछ रूल्स याद करने होंगे। सबसे पहले देखो, जैसे हम कंपाउंड लिखते हैं तो पहले हम कैटायन को लिखते हैं, फिर एनायन को लिखते हैं, तो उसी तरह नेमिंग में भी हम पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे एंड देन फिर एनायन की नेमिंग करेंगे। चाहे कैटायन कॉम्प्लेक्स में हो या कैटायन बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम पहले बेटा कैटायन का आएगा। तो पहला रूल कि नेमिंग ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट, नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड फॉलोड बाय एनायन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है, हमने कहा एक तो काउंटर पार्ट होता है, काउंटर आयन होता है, आयनाइजेशन स्फीयर होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होता है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कैसे करनी है, नंबर ऑफ लिगेंड्स सबसे पहले आएगा, ये सीक्वेंस है, अगर 3 है तो ट्राई लगा दोगे, 4 है तो टेट्रा लगा दोगे, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट पीछे आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल इन ब्रैकेट। ये सीक्वेंस याद रखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, डाई, ट्राई, टेट्रा, उसके बाद लिगेंड का नाम आ गया विदाउट एनी गैप, और फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आ गया, और फिर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने अभी आपको सिखा दिया था। उसके बाद हमारा जो थर्ड है कि अगर लिगेंड्स 3, 4, 5 लिगेंड है, डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, भाई एक जैसे है, मान लो 3 Cl प्रेजेंट है, आपने कह दिया ट्राइक्लोराइड हो, है ना, लेकिन एक Cl है, एक अमीन है, एक वाटर है, डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो वहां पर आप क्या करेंगे, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम लिखेंगे, और बीच में कोई हाइफन, कोई गैप नहीं आएगा, रनिंग में लिखते जाएंगे, सारे लिगेंड के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अगली बात यह है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो लिगेंड होगा 2, 1 है, 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4 है, उसी हिसाब से उनको डाई, ट्राई, टेट्रा आप लिखोगे।
और अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जब नेमिंग लिखते हैं ना, तो जैसे डाई अमीन है तो डाई अमीन का जो डी है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मान लेते हैं। नहीं, इट इज अ नंबर। सिर्फ जो पर्टिकुलर लीगेंड का जो नाम है, जैसे लीगेंड का नाम, एक का नाम एमीन है, एक का नाम क्लोराइड है। एमीन ए से स्टार्ट है, क्लोराइड सी से स्टार्ट है। ए पहले आता है तो एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, क्लोराइड का बाद में लिखा जाएगा। वो डाई अमीन है, टेट्रामीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये जो नंबरिंग है ना बेटा, ये नेमिंग में इंक्लूड नहीं है। मतलब ये आपको वहां पे जज नहीं करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए। क्लियर है मेरी बात ये? तो अगला पॉइंट है इन केस ऑफ चिलेटिंग लीगेंड। चिलेटिंग लीगेंड अभी हमने बात की थी, जैसे बाइडेंटेट लीगेंड हो गए, जैसे ऑक्सलेट है, इथाइलिन, डाईएमीन है, ये सब जो चिलेटिंग लीगेंड है, जब आप इनकी नेमिंग करोगे, नेमिंग तो आप कर ही लोगे जब नंबरिंग करोगे इनकी। मान लो एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो, और या फिर आप पहले से ही किसी लीगेंड के लिए डाई ट्राई लगा चुके हो और आपको इनके लिए अब लिखना है, तो इनके लिए आप यूज करते हो 2 अगर है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, और इनका जो नंबर होगा ना इसको ब्रैकेट में लिखोगे। आई मीन जो लीगेंड है ना उसको ब्रैकेट में लिखोगे। इन केस ऑफ चिलेटिंग लीगेंड वो ब्रैकेट में आएगा और उसके लिए जो नंबरिंग होगी बेटा वो डिफरेंट होगी। डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये यूज करेंगे। ठीक है, आगे जो लीगेंड आइड पर खत्म हो रहे हैं, जिनका एंड विद आइड, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड है ना, एमाइड, ये जितने भी होते हैं ना आइड आइड, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आइडो में। क्लोराइड को आप क्या कहोगे? क्लोराइडो। ठीक है, साइनाइड को क्या कहोगे? साइनाइडो। हाइड्राइड को क्या कहोगे? हाइड्राइडो। क्लियर हो गया? जो आइड था उसको हटाकर आइडो आ गया। 8 है उसको हटाकर एटो हो जाएगा। सल्फेट, सल्फेटो। ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो। ठीक है, कार्बोनेट, कार्बोनेटो। तो 8 को हटा के क्या आ जाएगा? एटो आ जाएगा। जिनके लास्ट में आइट है वो आइटो हो जाएगा। जैसे नाइट्राइट तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। जो पॉजिटिव वाले लीगेंड है उनके लास्ट में ईएम आएगा, जैसे पिरिडीनियम, नाइट्रोसोनियम है ना, इनमें ईएम आएगा। ईएम से पता चल जाएगा दीज आर पॉजिटिव लीगेंड। बिल्कुल जी, लीगेंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल लीगेंड की बात करते हैं। न्यूट्रल लीगेंड में अगर H2O है तो इसका स्पेशल नेम है, यहाँ पर आप इसको वाटर नहीं कहते हो, यहाँ पे इसको कहते हैं आप एक्वा। इसका नाम है एक्वा। जैसे CO है इसका नाम कार्बोनाइल है, ये तो मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ नाम। NH2 तो एमीन ही रहेगा। तो स्पेशल सा नाम किसका आया? वाटर का आया, इसको आप कहोगे एक्वा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, भाई सेंट्रल मेटल एटम केटायनिक कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो वहां पर मेटल का ना ग्रीक नेम यूज होगा और उसको जो एंड करेंगे सफिक्स में हम 8 लगाएंगे। कैसे मैम? समझ नहीं आया? देखो, नॉर्मली आप Fe को क्या कहते हो? आयरन कहते हो। आयरन तो इसका IUPAC नेम है। अगर तो आयरन जो Fe है, सेंट्रल मेटल एटम, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो कॉम्प्लेक्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसको आयरन लिखोगे। लेकिन अगर ये सेंट्रल मेटल एटम जो आपका कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसका नाम आप आयरन नहीं लिखोगे, इसका आप ग्रीक नेम लिखोगे और एंड किससे होगा? सफिक्स एटो से। ठीक है, तो 8 से, सॉरी, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फेरेट। आयरन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? फेरेट। कॉपर का नाम क्या हो जाएगा? क्यूपरेट। सिल्वर का नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर नहीं रहेगा, सिल्वर अगर वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव में है तो अर्जेंटेट। ठीक है, अर्जेंटेट। लेड का हो जाएगा प्लम्बेट। प्लेटिनम का हो जाएगा प्लेटिनेट। सबके पीछे आपने 8 लगाना है और ग्रीक नेम यूज करना है। चलिए अब हम बात करते हैं। देयर आर 3 केसेस। पहला केस कि जो आपका कैटायन हो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर हो। देखो यहाँ पर Cl3 बाहर है तो ये नेगेटिव है, तो जो हमारा कैटायन है वो क्या है? पॉजिटिव। इस पर 3 है, 3 नेगेटिव है तो ये 3 पॉजिटिव होगा। तो ये जो हमारा कैटायन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, वो किसमें? वो क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर नेगेटिव बाहर है और ये भी हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। दूसरे केस में ये जो 4K है ये पॉजिटिव आयन है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव है। देख रहे हो आप, यहां पर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव था, यहां पर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव था, और थर्ड केस जो मैंने लिया है उसमें एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी है और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव भी है। तो ये 3 केस बनते हैं। 3 केस की नेमिंग आप
लिखने की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो। देखो हम पहले केस की बात करते हैं, इफ योर कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव, तो नाम तो पहले पॉजिटिव का ही लिखना है, पहला रूल लगा लोगे तो पहले तो केटाइन का ही लिखना है। और केटाइन हमारा कहा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करनी है, पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिगेंड, अब लिगेंड है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, दोनों अलग अलग लिगेंड है, एक है एक्वा, ये है एक्वा और ये है एमीन। मैम दोनों के ही नाम ए से शुरू हैं, बिल्कुल ये तो बात एकदम ठीक है, दोनों के नाम ए से शुरू है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब कैसे देखें, ए से शुरू है तो बेटा पहला वर्ड तो मैच कर गया, सेकंड वर्ड देख लो, सेकंड वर्ड में यहां पर एम है, यहां पर क्यू है, यहां पर एम है और यहां पर क्यू है, तो एम पहले आता है तो इसलिए पहला नाम एमीन का जाएगा। कितने हैं एमीन, 3 है, तो ट्राई एमीन, बिना किसी गैप के अगला लिगेंड शुरू हो जाएगा नंबरिंग के साथ, ट्राई एक्वा, बिना किसी गैप के मेटल का नाम आ जाएगा और मेटल का आईयूपीएसी नेम आएगा क्रोमियम। कोई एटो पेटो नहीं लगाना है इसके साथ, वो कब लगाना जब नेगेटिव में हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स चल रहा है। क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, थर्ड क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया है, +3 ऊपर है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं, सारा का सारा जो चार्ज है इस क्रोमियम की वजह से ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। वो हमने किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। उसके बाद जो बाहर आपका काउंटर आयन है उसका नाम लिख दो, जो आयन है क्लोराइड। मैम ये तो 3 है, बेटा बाहर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ आयन का नाम लिखना है क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड मत लिखाना, गलत हो जाएगा, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अगला देखते हैं, COEN का होल ट्वाइस और फिर बाहर भी ट्वाइस लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, और SO4 का होल थ्राइस। इस तरह का अगर आयन आ गया, अब यहां पर चार्ज कैसे निकालेंगे, ये थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि नेमिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। देखो ये SO4 का होल थ्राइस है, तो एक SO4 पर -2 चार्ज, 3 पर कितना होगा, -6, तो ये तो पूरा -6 हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, ये पूरा +6 हो गया। ये पूरा अगर +6 हो गया तो ये तो 2 है ना, 2 कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं ना जिन पर +6 चार्ज है, तो एक पर कितना होगा, +3, एक पर बेटा कितना होगा, +3। और EN इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो कोबाल्ट पर कितना आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। हमने कोबाल्ट का चार्ज निकाल लिया, +3। अब नाम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है और ये कैटायनिक पार्ट है, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, बिल्कुल कैटायन का नाम पहले लिखेंगे। क्या फॉलो करेंगे, सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो लीगेंड कितने, मेरे पास 2 लीगेंड हैं, लेकिन कौन सा लीगेंड है, ये चिलेटिंग लीगेंड है, ऑर्गेनिक लीगेंड है ना, तो क्या नाम आएगा, बिस आएगा इसके लिए, 2 के लिए क्या आएगा, बिस आएगा। सॉरी ये EN का होल थ्राइस था, EN का होल थ्राइस था। ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस आता है, ट्रिस नाम आ गया इथाइलिन डाइएमीन, बिना किसी गैप के, मेटल का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और फिर एनायनिक पार्ट का नाम आ गया सल्फेट। इन रूल्स को बेटा आप 7 रूल्स हैं, ये 7 रूल्स हमें पूरी नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में फिजिकल की नोमेनक्लेचर इजी है ना, यहाँ पे सिर्फ 7 रूल ही से ही हमें सारा काम हो जाएगा हमारा। अगला केस 2 देखते हैं, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो ना वो एनायनिक हो, ठीक है, उसमें देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लिया मैंने K4FeCN6, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि K तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा -4। अब पहले तो मुझे लेकिन किसका नाम लिखना है, चाहे भाई केटायन का नाम लिखना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में है चाहे वो कॉम्प्लेक्स से बाहर है। तो कॉम्प्लेक्स से बाहर है केटायन, तो कॉम्प्लेक्स से बाहर है तो कोई बात नहीं, नाम तो उसी का ही पहले आना है, तो नाम क्या आएगा, पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स यानी कि एनायन का नाम, पहले केटायन का नाम लिखा फिर एनायन का लिखेंगे। एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो सीक्वेंस से चलेंगे। हेक्सा साइनाइडो, देखो साइनाइड पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, साइनाइड पढ़ा था, आइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडो में, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो। आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि मेटल किस में प्रेजेंट है, एनायनिक पार्ट में अगर प्रेजेंट है तो ग्रीक नेम आएगा उसका, है ना, ग्रीक नेम आएगा उसका, तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब केस 3rd, अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, तब क्या करेंगे, तो नाम तो पहले केटायन वाले कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे फिर एनायन वाले का लिखेंगे।
तो देखेंगे कैसे भाई, ये मैंने देखना आपको सिखा दिया था, ये पहले वैसे भी कैटायन होता है, तो ये कैटायनिक तो है। नाम लिखना शुरू करेंगे, टेट्रा अमीन, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम ही नाम रहेगा, टेट्रा अमीन प्लेटिनम 2 ब्रैकेट में लिखा। अब एनायनिक का नाम लिखना शुरू करेंगे, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइड था, आइड था लास्ट में, क्या हो गया, आइडो हो गया, टेट्रा क्लोराइडो। लेकिन जो प्लेटिनम है, अब ये प्लेटिनम नहीं रहेगा, एनायनिक पार्ट में है, क्या हो जाएगा बेटा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में सेकेंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप समझते हैं क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, या फिर वो स्पेस में अगली अलग तरीके से, अरेंजमेंट अलग तरीके से होता है उनके एटम्स का, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमर्स हमारे सिलेबस में दो तरह के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने डिवाइड किया है आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और सॉल्वेट या हाइड्रेट में। स्टीरियो को हम डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो पहला जो आयनाइजेशन है, इसमें क्या होगा कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे उनका जो कंपोजिशन है वो तो सेम होगा। देखो कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया अमोनिया, Br Br, सल्फेट सल्फेट, लेकिन क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, सॉल्यूशन में आयन्स डिफरेंट मिलेंगे। इसमें क्या आयन मिलेगा, ये कैटायन मिलेगा और ये एनायन मिलेगा सल्फेट। इसमें मुझे ये कैटायन मिलेगा और Br एनायन मिलेगा, तो एनायन मेरे को डिफरेंट मिल रहा है, कैटायन मेरे को डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट कैटायन और एनायन मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, लेकिन कंपोजिशन क्या है, सेम है। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब ये लीगेंड जो होता है ना, जो काउंटर आयन होता है, वो सफिशिएंटली लीगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे ये सल्फेट ना काउंटर आयन की तरह भी बिहेव कर सकता है और अंदर जाके ये लीगेंड का भी काम कर रहा है, तो लीगेंड और काउंटर आयन में एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है बेटा, उसको आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, डिफरेंट आयन्स मिलते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अगला है हमारा लिंकेज, नाम से समझ में आ रहा है, लिंकिंग पर जो लिगेटिंग एटम है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, पहली बात आपने कॉम्प्लेक्स देखा, उसके अंदर अगर आपको दिख गया एम्बिडेंटेट लीगेंड, एम्बिडेंटेट लीगेंड मैंने बताया था ना, 3 है, साइनाइड है और आपका मतलब CN, साइनाइड का आइसोसाइनाइड बन जाएगा, दूसरा नाइट्राइट और नाइट्रो, और तीसरा है आपका साइनेट और थायोसाइनेट SCN। तो यहाँ पर क्या होता है एम्बिडेंट लिगेंड में, कि जो एटम है, वैसे तो वो यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 डोनर एटम होते हैं, कभी एक जुड़ जाता है कभी दूसरा जुड़ जाता है। तो इसी तरीके से जो इस तरह से जो आइसोमर अराइज होता है, जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, इसी को हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जहाँ एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होगा वो कौन सा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि ये लिंकिंग एटम पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5 NO2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कोबाल्ट के साथ, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन इज अ डोनर एटम इन कोबाल्ट टू द कोबाल्ट, है ना। तो नाम भी देखो अलग अलग है, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N। जब आप एम्बिडेंटेट लिगेंड की नेमिंग करते हो तो वहां पे जो डोनर एटम होता है बेटा, देखो नाम, इस फॉर्मूला तो इसका भी NO2 है, इसका भी NO2 है, तो जो डोनर एटम होता है उसका नाम जरूर लिखना होता है, तभी हमें पता चलेगा कि ये N से जुड़ रहा है या ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। ये हमें एक्चुअल एक नाम से ना, हमें उसकी पूरी स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, जो हम नाम लिख रहे हैं उससे पूरी स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए, तो ये लिखना जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नाइट्राइटो N। अगर मैं खाली नाइट्राइटो लिख दूंगी तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि N डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है, दोनों में नाम तो नाइट्राइटो ही आ रहा है। तो नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3rd, और इसका नाम क्या बनेगा, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3rd। ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ये रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है, देखो दोनों के अलग अलग तरह के कलर दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। अगला हमारा आइसोमर है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस केस में मिलता है, जहां पर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि इंटरचेंज ऑफ लीगेंड्स हो जाएगा, कैटायन और एनायनिक एंटिटीज के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा लीगेंड्स का।
एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं और क्रोमियम के साथ 6 CN जुड़े हुए हैं। अब ये CN कोबाल्ट के पास चले जाएंगे और अमोनिया Cr क्रोमियम के पास चला जाएगा, मतलब ये एक्सचेंज कर सकते हैं लिगेंड को। इस वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला है हमारा सॉल्वेट या हाइड्रेट। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ना कुछ सॉल्वेट से कोई मतलब है, मतलब जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड है ये। हाइड्रेट से समझ में आ रहा है कि वाटर की बात हो रही है। तो अगर वाटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है और बाहर भी प्रेजेंट है या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है, तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म है वो हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है सॉल्वेट या हाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल CrCl3 into 6H2O, ये एक मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसके साथ इसमें 3 Cl है और 6 वाटर हैं, लेकिन ये 6 वाटर या 6 वाटर में से सारे के सारे अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, सारे के सारे बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ अंदर और कुछ बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये अरेंज होकर 3 आइसोमेरिक फॉर्म बना रहे हैं। पहले में 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, और तीनों Cl बाहर हैं। तो बन रहा है CrH2O का होल 6Cl3, और एक ही वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है। अब अगर Cl एक बाहर चला जाए, वाटर एक बाहर चला जाए और Cl एक अंदर आ जाए, तो बन जाएगा CrH2O का होल 5Cl, Cl2 into H2O। ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, ये पेल ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल टोटल उतना ही है, लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है और 2 बाहर है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो तीनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर एक क्रोमियम एटम है, 3 Cl है और 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वो अरेंज होकर 3 डिफरेंट टाइप के आइसोमर दे रहे हैं। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बेटा हम कहते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात की स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की। स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ लिए। स्टीरियो आइसोमर बेटा जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने पढ़ा ऑर्गेनिक में भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांसफॉर्म बनेंगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन 6, नंबर 6 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारे सिलेबस में है। और आपको पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 तरह की पॉलीहेड्रन बनते हैं, 2 तरह की ज्योमेट्री बनती है, एक होती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल एक ही टाइप की बनती है ज्योमेट्री, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल स्क्वायर प्लेनर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर जो रिलेटिव पोजीशन होती है एटम की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विल बी द सेम। आपको टेट्राहेड्रल में अगर दिमाग में क्या याद रखना है, मीथेन की स्ट्रक्चर याद रखनी है। कार्बन है, 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, टेट्राहेड्रली जुड़ी हुई हैं, हर एक के बीच में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन। इन तीनों एटम के बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। वो हर 2 हाइड्रोजन और एक सेंट्रल एटम के बीच में यही बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन सेम होती है, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ये नहीं करते। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर देखो टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लेनर में स्ट्रक्चर ये होती है, राइट, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ मैं कार्बन हटा के मेटल लिख देती हूँ, है ना, मेटल की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर अगर चारों आपके जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। 2 डिफरेंट है और 2 सेम है, आइसोमेरिज्म बनेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस मिलेगा आपको। अगर 2 सेम है और दूसरे 2 भी सेम है ना, Ma2X2 टाइप का या Ma2B2 टाइप का अगर आपका जो कंपाउंड है तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर सिमेट्रिकल होता है बाइडेंटेट लिगेंड तो आप ऐसे शो करते हो, दोनों एटम अगर सेम है। अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो आप डिफरेंट एटम के नाम से की तरह से उसको शो करते हो फॉर्मूले को। ये चीज मैंने आपको बेटा कहाँ बताई थी, जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला लिखते हो बाइडेंटेट लिगेंड में, तो अगर लिगेंड एटम दोनों डोनर एटम सेम है तो आप AA XX YY कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर दोनों डोनर एटम डिफरेंट है,
ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड को एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, जिसका एग्जांपल ही मैंने आपको दिया था ग्लाइसिनेट। वहाँ पे आप ए बी डिफरेंट उससे क्या कहते हैं उससे शो करोगे डिफरेंट अल्फ़ाबेट से। तो अगर सेम है तो सेम वाला नहीं शो करता स्क्वायर प्लेनर के केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन जो एसिमेट्रिक है सिमेट्रिक वाला शो नहीं करेगा, जो एसिमेट्रिक है वो शो करेगा। तो एम ए बी का होल ट्वाइस और एम ए बी और ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है। देखो एक बात का ध्यान रखो, जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं इस तरह से शो करे हैं वो सारे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, और जो मैंने शो करे हैं ये ब्रैकेट के अंदर वो बाइडेंटेट लिगेंड है। क्लियर होगी ये बात? मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट में डिफरेंस समझ में आ गया? मोनोडेंटेट लिगेंड को मैंने ऐसे सिंपल लिखा है, बाइडेंटेट को ब्रैकेट में लिखा है। ये हमने बात की थी नोमेनक्लेचर में, बाइडेंटेट को ब्रैकेट में लिखेंगे, वही चीज हमने फॉलो की है। ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो ये हो जाती है ऑक्टाहेड्रल के केस में, है ना। 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। तो अगर Ma4X2 टाइप का आपका कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड, तो वहां पर बिल्कुल आपको क्या मिलेगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे, मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर्स आपको वहां मिलेंगे। अगर Ma3X3 यानी कि 2 टाइप के वहां पर लिगेंड प्रेजेंट है, 3 एटम जैसे मान लो प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है, कोबाल्ट Cl3 NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 एटम एक जैसे और 3 एटम एक जैसे। तो इस तरह का अगर ये स्पेशल केस है, इसको स्टार कर लेंगे। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं यहाँ पर सिस ट्रांस नाम नहीं कहते इनको हम कहते हैं फेशियल और मेरिडोनियल। क्यों कहते हैं फेशियल और मेरिडोनियल? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखो यहीं पे बनाती हूँ, 3 एक जैसे हैं, मैं अभी तीनों को ए ले रही हूँ, 1 2 3, तीनों को अगर मैं एक साथ रख दूं और फिर इन तीनों को एक साथ रख दूं तो ये एक फेस बना दिया इन्होंने, एक फेस पे प्रेजेंट है ये। इस तरह का आइसोमेरिज्म जब तीनों एक साथ ऐसे प्रेजेंट हो, है ना, एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो तीनों लिगेंड, और जो एक जैसे जो सिमिलर लिगेंड है वो अगर एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इस तरह का जो आइसोमर बनेगा ना उसको हम फेशियल कहेंगे। और अगर हम यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे तो हम इसको कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे मेरिडोनियल। क्लियर हो गई ये बात? अगर एडजेसेंट पोजीशन पर सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो बेटा उसको फेशियल कहेंगे, और अगर डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है सेम लिगेंड तो उससे बनेगा मेरिडोनियल। यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं बनता, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी है। Ma3X3 Ma4XY सिस ट्रांस शो करेगा, Ma2B2C2 है ना, 2 लिगेंड एक तरह के 3 टाइप के लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, तब भी आइसोमर्स बनते हैं यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों, 15 टाइप के यहाँ पर सिस ट्रांस बनते हैं। अगर बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो MAA का होल ट्वाइस X2, MAA का होल ट्वाइस XY और MAB का होल थ्राइस अनसिमेट्रिकल वाला, ये शो करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप क्या मैम हमें याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, आप इनको याद करेंगे, है ना। इनके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये टाइप्स याद कर लो और फिर देखकर आप कंपाउंड को आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी टाइप का आपका कंपाउंड है और फिर ये क्या शो करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अगला आइसोमेरिज्म है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपने पढ़ा है कायरल कार्बन, कायरल एटम होना चाहिए, मतलब वो एटम जिससे चारों ग्रुप, जिससे लगने वाले जो चारों ग्रुप हो वो डिफरेंट हो, ऐसे एटम को हम कायरल एटम कहते हैं। तो ऑब्टेन्ड बाय कायरल मॉलिक्यूल, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह का एटम होगा उस मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ऑब्टेन्ड बाय कायरल मॉलिक्यूल नॉट हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब किसी प्लेन से काटे तो वो 2 हाफ में डिवाइड ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर एब्सेंट होनी चाहिए, तभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे वो कंपाउंड। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जैसे हमारा हैंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये अगर
मिरर में देखेंगे मिरर इमेज बनेगी, लेकिन अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। मेरा ये देखो, ये जो थंब है ये इसका इस साइड है, इसका इस साइड है, पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर की एक स्पेशल क्वालिटी है। दूसरा, जो आइसोमर्स होते हैं बनते कैसे हैं, बने कैसे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये मिरर इमेज आई कैसे, देखिए एक होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो आपकी नॉर्मल लाइट होती है ना वो हर एक डायरेक्शन में होती है, इसको निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, ये फिर एक प्लेन में ही आती है, तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाती है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के ऊपर जिसके पास कायरल मॉलिक्यूल है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल क्या कर देता है, इस लाइट को रोटेट कर देगा। रोटेट अगर इसको क्लॉकवाइज करेगा, है ना, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, सॉरी लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी, है ना। अगर राइट साइड में रोटेट करता है यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लॉकवाइज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से शो करते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से शो करते हैं। तो ये सारी कहानी हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन शो करता है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में फिर से मैं वही बताऊंगी कि दो तरह के ज्योमेट्री बनती है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करेंगे बेटा, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। लेकिन जो टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अगर अनसिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, तब भी ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑक्टाहेड्रल में देख लेते हैं, बहुत सारे केस बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर Ma2B2C2, देखो Ma2B2C2 क्या कर रहा था, ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा था, ऑप्टिकल भी शो करेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं। मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या बनेंगे इसमें, सिस बनेंगे और ट्रांस बनेंगे सब में, जो भी ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस। ये तो फेशियल और मेरिडोनियल नाम यहाँ पर आता है, बाकी सारी जगह सिस और ट्रांस आता है। तो बेटा जो ट्रांसफॉर्म होती है ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। ये अपने दिमाग में लिख लो अच्छे से कि जो ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बची केवल सिस फॉर्म। तो Ma2B2C2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और उसमें जो सिस फॉर्म आएंगी वो सारी की सारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। MABCDF यानी कि 6 के 6 यहां पर अलग है लिगेंड, तो इसकी सारी फॉर्म सिस ट्रांस सारी फॉर्म क्या करेंगी, ऑप्टिकली एक्टिव होंगी और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी। मैम क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जी नहीं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। MAA का होल थ्राइस, देखो ये जो कंपाउंड है मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, इस टाइप का मैंने कोई कंपाउंड यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल बाइनरी लिगेंड लिखा है, बाइडेंटेट लिगेंड लिखा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वो GI शो नहीं करता लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। MAA का होल ट्वाइस B2 केवल जो इसकी सिस फॉर्म होगी, ये वाला सेम है बेटा, ये और ये सेम है, जो इसकी सिस फॉर्म होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। MAA/B2C2 MAB का होल थ्राइस, इसमें सिस एंड ट्रांस दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होंगी, ठीक है। यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। क्लियर हो गया आपको, ये आपको याद करने होंगे, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, आप इनको याद कर लेंगे, इजी हो जाएगा। अगर आपको जैसे ही वहां पे फॉर्मूला दिया होगा आप फटाफट फॉर्मूले से अपने इस टेबल से मैच करेंगे और आंसर कर देंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और उसमें पहली थ्योरी है वार्नर्स थ्योरी।
देखो अल्फ्रेड वार्नर जो हैं, इनको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी किया और उनके बारे में एक थ्योरी दी, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। क्या थ्योरी थी इनकी? इन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर जो मेटल एटम होता है उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है। पहली प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम प्रिंसिपल वैलेंसी, आयनाइजेबल वैलेंसी या नॉन डायरेक्शनल वैलेंसी भी कहते हैं। आयनाइजेबल है तो नॉन डायरेक्शनल है, आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो आयनाइजेबल भी कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं, और इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होगी ये ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगी, यानी कि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक निकालना सीख लिया है सेंट्रल मेटल एटम पर, तो वो जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना, उतनी ही हमारी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी, यानी कि उतने ही एटम जो होंगे, है ना, वो जुड़े होंगे आपके प्राइमरी वैलेंसी से या फिर आयनाइजेबल वैलेंसी से। अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, और नॉन आयनाइजेबल का मतलब वो डायरेक्शनल भी होती है वैलेंसी। इसको हम डिनोट करते हैं थिक लाइन से, रेगुलर लाइन से हम इसको शो करते हैं। एक्चुअली वार्नर ने शो किया था इस तरह से अपने सारे कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन एंड थिक लाइन। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो जस्टिफाई होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी से वो लीगेंड जुड़े होते हैं, एक्चुअली सेकेंडरी वैलेंसी से लीगेंड जुड़े होते हैं मेटल एटम के साथ। मेटल एटम के साथ जो लीगेंड हैं, जितने भी लीगेंड हैं वो किससे जुड़े होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े होते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर देखते हैं। वार्नर ने COCl3NH3 का होल 6 इस कंपाउंड की, मतलब जो कोबाल्ट क्लोराइड की ना, बहुत सारे वेरिएशंस को टेस्ट किया, बहुत सारी स्टडी की इस पर, और स्ट्रक्चर बताई कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। देखो बेटा यहाँ पर 6, 3 और 3 6, 6 इसका कोऑर्डिनेशन, सॉरी 6 यहाँ पर है, सॉरी 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। ये हमें पता चल गया, कैसे पता चल गया, क्योंकि हमने अब तक इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी CONH3 का होल 6 Cl3, यानी कि जो 3 Cl एटम है वो आयनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए होंगे, और जो ये 6 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो किससे जुड़े होंगे, एक थिक लाइन से जुड़े होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करेंगे क्योंकि यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। देखिए अमोनिया, 6 अमोनिया थिक लाइन से जुड़ी हुई हैं, 3 Cl जुड़े हुए हैं किससे, डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। स्ट्रक्चर को देखकर आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बना सकते हो, बता सकते हो, और स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड पता है तब भी आप ये काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने स्टडी किया इन कंपाउंड का, तो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने केवल अपना पोस्टुलेट नहीं दिया, उन्होंने कुछ प्रूव भी किया, और वो प्रूव करने के लिए उन्होंने 2 स्टडी और की, प्रेसिपिटेशन स्टडी और कंडक्टेंस मेजरमेंट। प्रेसिपिटेशन स्टडी में क्या किया उन्होंने, प्रेसिपिटेट बना के देखे। आपको पता है कि जो आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, यानी कि वो क्या है, काउंटर आयन है, आयनाइजेबल आयन है ना, आपने भी पढ़ा भी कि वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि आयनिक वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। जैसे जब उसने COCl3 × 6NH3 लिया, अभी मैंने इस कंपाउंड को लिखा, तो अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डाल दूं तो AgNO3 क्या करेगा, ये जो Cl है 3, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी से डॉटेड लाइन से जुड़े हुए, इनके साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कितने मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा, क्योंकि 3 Cl रिप्लेस करेगा वो। क्लियर हो गया, 3 AgCl बनेंगे आपको। तो इस तरह से उसने कंपाउंड के अंदर AgNO3 डाला और देखा कि कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अगर 3 मोल बन रहे हैं तो भाई 3 Cl के जो आयन है वो बाहर हैं, आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। अगर 2 AgCl के मोल मिल रहे हैं तो इसका मतलब 2 Cl के आयन बाहर हैं, और अगर कोई भी उसे प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब Cl का कोई भी आयन बाहर नहीं है, सबके सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। देखिए प्रेसिपिटेशन स्टडीज में हमने ये कंपाउंड लिए। अच्छा, यहीं पे मैं कंडक्टेंस मेजरमेंट भी बता देती हूँ। उसने कंडक्टिविटी भी चेक की इन मॉलिक्यूल की, है ना। देखो कंडक्टिविटी इस चीज पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस चेक किए और उससे पता लगा लिया कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा कंडक्टिव होगा नेचर में। चलिए देखते हैं।
इसको मैं ABC से डिनोट कर देती हूँ, ABCD। तो COCl3 इंटू 6NH3 जब उसने लिया तो कुछ इस तरह से उसे आयन मिले। कितने आयन मिले टोटल? 3 क्लोराइड आयन मिले और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिला। टोटल 4 आयन उसको मिले 1:3 की रेशो में। 1 इज अ कैटायन और 3 इज अ एनायन, ठीक है। और तीनों Cl क्योंकि आयनाइजेबल थे तो उसे 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट भी मिल गया। ये उसने प्रेसिपिटेशन स्टडी से निकाला। इसी तरह COCl3 5NH3 था, इसमें 2 Cl नेगेटिव बाहर थे, इसीलिए उसको 3 टोटल आयन मिले, एक कैटायन और 2 एनायन, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो गए क्योंकि 2 Cl ही बाहर थे। एक Cl क्या था बेटा? अंदर था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, है ना। ये अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से। COCl3 इंटू 4NH3, यहां पर एक Cl मॉलिक्यूल, एक Cl आयन ही बाहर था, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ था, तो 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ और हमें यहाँ पर टोटल आयन 2 मिले, एक कैटायन और एक एनायन। इन केस ऑफ COCl3 इंटू 6NH3 सारे के सारे अमोनिया मॉलिक्यूल और सारे के सारे क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देखो हर जगह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट थे। कोई भी आयनाइजेबल आयन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला और टोटल जो हमें आयन मिले हैं वो केवल एक ही मिला है, दैट इज। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई? तो इसे देखकर आप कंडक्टिविटी बता सकते हो। तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन बी की, देन सी की, देन डी की, क्योंकि कंडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह से वार्नर ने एक्सप्लेन किया बॉन्डिंग को इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन ये वार्नर की जो थ्योरी थी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि ये कलर कंपाउंड के बारे में नहीं बता पाए, लिगेंड की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए फिर एक और नई थ्योरी आई, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है कि इसका पहला जो पॉइंट था वो ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, कि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इनका पहले दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही लीगेंड इनके पास आएगा, लीगेंड वैसे नॉर्मली पड़े रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली जैसे इनकी एनर्जी होती है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन जैसे ही लीगेंड अप्रोच करने आएगा, इनको बॉन्डिंग के लिए आएगा इनके पास, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं फिर वो लीगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी के बेस पर जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 है तो जो शेप होगी कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की वो बेटा ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी। ये हमारे सिलेबस में यही 3 है, तो हमें सिर्फ इन 3 पर फोकस करना है। अगर जो कॉम्प्लेक्स आपका बना उसके अंदर अगर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सारे, तो जो नेचर है कॉम्प्लेक्स की वो डायमैग्नेटिक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपको पता है ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट भी वैसे आपको निकालना आता है, लेकिन अभी इस थ्योरी में नहीं निकालेंगे हम, पैरामैग्नेटिक होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो लीगेंड होते हैं, जो लीगेंड अप्रोच करते हैं, उनमें से कुछ लीगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, देखो हुंस रूल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंटर करेगा ऑर्बिटल के अंदर, और जब वो सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे देन फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड अप्रोच कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो हुंस रूल को वॉयलेट करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी अभी जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे आपको पता चलेगा कौन से लीगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लीगेंड है। बेटा अगर कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर और हाइड्रोजन डोनर, ये हेलोजन है नॉट हाइड्रोजन, ठीक है, हेलोजन डोनर, ये एटम प्रेजेंट है आपके पास, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कान, नाक और हाथ,
ठीक है, तो जो आपके कान है और नाक है वो आपके सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव ऑर्गन है। दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड जो लिगेंड के जो डोनर एटम ऑक्सीजन और हेलोजन होंगे अगर, तो दैट आर वीक फील्ड लिगेंड। बाद में सीरीज भी है इसकी, वो अगली जो थ्योरी है उसमें है, अभी यहाँ के लिए इतना काफी है। अच्छा, जो ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अगर इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल भी यूज हो जाए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, जैसे मैंने यहाँ ज्योमेट्री लिखी है D2sp3 और एक मैंने लिखा है sp3d2, तो ये जो D2 है ना, ये वाला जो D है ये अंदर वाला D है, n-1 वाला D है ना। तो अगर n-1d वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अगर आउटर वाला यूज हो रहा है जैसे कि sp3d2, ये n वाला D है, ये n-1 वाला D है और ये n वाला D है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो इनको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल। सीधी सी बात है, इनर डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी यूज कर रहे हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल से अब समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया है यहाँ पे जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करके आना है, ठीक है। आपको वहां पे कोई एक कंपाउंड दे देगा, जैसे यहाँ पर कंपाउंड दिया NiCO का होल 4, राइट। अब इससे अगर आपसे पूछ लिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये सीख चुके हैं, कार्बोनाइल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो निकल पर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं है। अच्छा, जो कार्बोनाइल है, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट, और मैंने भी क्या कहा, कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो ये भी आपके दिमाग में सेट है कि जो CO है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। अब निकिल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो निकिल ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3d8,4s2। मैंने शुरू के नहीं लिखे, सिर्फ वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, शुरू वाले तो सारे फुल्ली फिल्ड है, उनसे मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो ये वैलेंस शेल वाले मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 3d8,4s2। अब अगर मैं इसको ऑर्बिटल के अंदर फिल करूं तो ये इस टाइप की यहाँ पे अरेंजमेंट आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन D के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन S के अंदर। लेकिन मेरे पास यहाँ कौन है, मेरे पास है यहाँ पर कार्बोनाइल, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो क्या करेगा, वो पेयरिंग करेगा, वो पेयरिंग कर देगा इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी, यहाँ पे भाई खाली है तो पेयरिंग कर लो, अपनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो पेयरिंग हो गई। पेयर होने की वजह से जब यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये दोनों यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये S खाली हो गया, 4s खाली हो गया, और 4p पहले से ही खाली था। मैम 4p कहाँ से आया, यहाँ तो 4s ही था। बेटा आपको पता है कि जो आपका एटम होता है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन हम उन्हीं ऑर्बिटल्स की बात करते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन यहीं तक प्रेजेंट थे तो हमने इनकी बात की, लेकिन अभी हमें जरूरत पड़ रही है तो हमने जो खाली वाले हैं उनको कंसीडर कर लिया, 4s और 4p। अब मेरे पास S और P खाली हैं और 4 कार्बोनाइल इसको आकर अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो 4s और 4p हैं ये क्या करेंगे, जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप आकर अप्रोच करेगा ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, अपनी एनर्जी को क्या कर लेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इन चारों ऑर्बिटल के अंदर कार्बोनाइल लिगेंड से दिए हुए इलेक्ट्रॉन पेयर आकर रहने लगेंगे, क्योंकि उनको खाली जगह मिल गई, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बेटा ज्योमेट्री जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से बनेगी निकिल कार्बोनाइल की, यहाँ पर मैंने बना दी। आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपने स्ट्रक्चर भी बनानी है। दूसरा, नेचर क्या होगी इसकी, नेचर से मतलब पूछ रहा है, ये मैग्नेटिक नेचर की बात करेगा। नेचर पूछ रहा है तो आपको देखना है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड। भाई सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी। तो हमारा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो हमने कर लिया। हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता ली, हमने यहाँ पर पेयरिंग करा दी, हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दिया, शेप भी निकाल दी, नेचर भी निकाल दी। कई बार आपसे एक चीज और पूछ लेता है, नेमिंग भी पूछ लेता है, तो नाम लिख दोगे आप, कितना आसान है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये इसका नाम होगा। क्योंकि ये एक न्यूट्रल है तो यहाँ पर 8 वेट तो कुछ लगना नहीं है, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी नेमिंग अगर पूछेगा तो वो भी कर दोगे। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में आपको मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
अगला एग्जाम्पल हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला देख लेते हैं। एक हमारे पास है, हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 का होल 6 के ऊपर +3, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अमोनिया आपको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सारा का सारा चार्ज इस कोबाल्ट पे जो सारा का सारा चार्ज है वो ये आउटर चार्ज ही होगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 हो गया। अब जो अमोनिया है वैसे तो वीक लिगेंड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और आपको याद क्या रखना है, मैंने बताया कान नाक जो सेंसरी ऑर्गन है आपके वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। चलिए अब पहले कोबाल्ट का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो कोबाल्ट होता है 27, 3d7 4s2 इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ग्राउंड स्टेट का होता है एक्चुअली। और जब इसने कोबाल्ट 3 बनाया है ना, एक्साइटेड स्टेट में गया जब ये, तो इसका हो गया 3d6 4s0, 4s खाली हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन गए ना बेटा, 2 यहाँ से गए और 1 इसमें से गया, तो ये 4s खाली हो गया और d में 6 रह गए। तो अब ऑर्बिटल में इसका देख लेते हैं किस तरह से अरेंजमेंट होगा। इस तरह से फिलिंग हो जाएगी, 4s खाली है, 4s खाली है तो 4p भी तो है इसके पास, है ना। 4s जब इसके पास 4 था, तो अगर इसमें 4th शेल था तो 4th शेल के अंदर तो बेटा s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। तो s भी है इसके पास, p भी है इसके पास। अब जरूरत पड़ रही है तो लिख लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि अमोनिया एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो पेयरिंग करा दो पहले। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयरिंग के लिए भेज दो, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयरिंग के लिए भेज दो। तो 2 तो d के ऑर्बिटल खाली हो गए, 1 s का खाली है, 3 p के खाली हैं। हमें ना टोटल हमें कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए, क्योंकि 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल आएंगे, अप्रोच कर रहे हैं वो कोबाल्ट +3 को। कोबाल्ट +3 को 6 अमोनिया मॉलिक्यूल आकर क्या कर रहे हैं बेटा, अप्रोच कर रहे हैं। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल एक लोन पेयर देगा, तो एक ऑर्बिटल एक अमोनिया को मॉलिक्यूल को चाहिए। तो हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो 2 d के हो गए, 1 s का हो गया, 3 p का हो गया। तो ये अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरह के 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, न्यू 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनका नाम है d2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3। यहां पर जो d ऑर्बिटल है देखो n-1 का d लिया है। n तो यहां पर 4s था ना बेटा, आउटर तो ns ये है, ये n-1d है। तो 3d का आपने d ऑर्बिटल यूज किया है, इसीलिए ये कैसे है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर बाहर वाला यूज करते तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। d2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो जो शेप होती है वो क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। 4 जो अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है। ये 6 मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये आप शेप बना दोगे CONH3 का होल 6 के ऊपर +3 चार्ज, ठीक है। और नेचर इसकी कैसी होगी आप एक बार देख लो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो नेचर क्या है इसकी, डायमैग्नेटिक नेचर है। तो इस थ्योरी VBT के हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन 4 वाले कंपाउंड की भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सफल रहे, और हमने कोऑर्डिनेशन 6 वाले कंपाउंड की भी स्ट्रक्चर को क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि फिर हमने आगे पढ़ा कि भाई हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका कोई जिक्र VBT ने नहीं किया था। तो VBT कांट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स में जो कलर होता है, जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, उनमें कलर आता क्यों है, इस चीज़ को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए इस थ्योरी के बाद एक और नई थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं लास्ट थ्योरी को डिस्कस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओवरलैपिंग की बात नहीं करती, ओवरलैपिंग की बात होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम भी एक पॉइंट चार्ज है, लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो लिगेंड फील्ड होता है उसकी वजह से जब लिगेंड आकर अप्रोच करता है ना, तो बेटा जो d ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट स्टेट में नहीं होते रहते, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो थ्योरी है इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर रही है एक्चुअली में।
स्प्लिटिंग कैसे, देखो डी ऑर्बिटल आपने पढ़े हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिनमें से जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो इनके लोब होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अगर मैं एक बना के दिखाऊं आपको, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ऐसे डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, ऐसे डी जेड एक्स होता है, इनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। और जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं ना बेटा, इनके जो लोब्स होते हैं, ये डी जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जो इनके लोब होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। देखो अलोंग द एक्सिस है तो इनको हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। तो हमने पहले ही डी ऑर्बिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ना। और फिर जब ये लिगेंड फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो इस एक्सियल एक्सिस की तरफ, अलोंगेट एक्सिस के अलोंग है या इन बिटवीन द एक्सिस है, उस वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, दोनों जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में 2 ग्रुप बन जाते हैं और इन दोनों ग्रुप की जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट होती है और इनका जो एनर्जी गैप होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर केस टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो लीगेंड है वो अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो जब इन बिटवीन द एक्सिस ये लिगेंड अप्रोच करते हैं तो हमने कहा कि ये पॉइंट चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम भी पॉइंट चार्ज है और लिगेंड भी पॉइंट चार्ज है। तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो वहां पर रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन कहां पर क्रिएट ज्यादा होगा, किन ऑर्बिटल में ज्यादा क्रिएट होगा, DXY, DYZ और DZX के जो ये तीनों ऑर्बिटल है डी के, इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि जो लिगेंड है वो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच किया है, इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच किया है और ये इन बिटवीन द एक्सिस ही इनके लोब प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे आके लिगेंड अप्रोच कर रहा है। तो जब लिगेंड यहां आकर अप्रोच कर रहा है तो इनकी क्या होगी, यहां पर रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होगा, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। तो इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी कंपैरेटिव टू 2 ऑर्बिटल्स। कौन से, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो स्प्लिटिंग हो गई, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी, उनकी स्प्लिटिंग हो गई, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो गई, 2 की कम हो गई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, ये जो ये सेंटर होता है इसको हम बरी सेंटर कहते हैं, जिस पर 0 वैल्यू होती है। इसके ऊपर ये जो तीनों ऑर्बिटल है इनकी वैल्यू होती है 2/5, 0.5, 0.4 और जो नीचे होते हैं इनकी वैल्यू होती है 3/5 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, इस CFSE इन टेट्राहेड्रल सिस्टम, राइट। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, जो 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन 10 से तो कम ही होंगे, 10 या 10 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जब हम उनको अरेंज करेंगे तो उस वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वही कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने ये इलेक्ट्रॉन फिल किए यहाँ पे, ये है मान लो, तो आप इसको लिखोगे कैसे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से एंटर कर गए। एंटर कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होगी, हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। तो क्या हुआ, ये जो सेंटर से नीचे, बड़ी सेंटर से नीचे वाले जिनकी एनर्जी कम है, इनको हम कहते हैं EG। जो ऊपर वाले इनको हम कह रहे हैं T2G। तो क्या होगा, EG में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है तो EG 4, T2G 1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। ऑक्टाहेड्रल में वहां क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, क्योंकि 6 लिगेंड ने अप्रोच करना होता है। तो वो अलोंग द एक्सिस जब आकर अप्रोच करते हैं तो जो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर की, ये ऊपर चले जाएंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा है, और जिनकी कम है वो नीचे रह जाएंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी D ऑर्बिटल की। फिर वही हो जाएगा, ये ऊपर वाले की एनर्जी अब की बार 0.6 है और नीचे वाले पार्ट की जो एनर्जी है वो 0.4 है इस सेंटर से। ठीक है, अगर मुझे यहां अरेंजमेंट लिखना है, मान लो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, और मान लो 5 यहीं पे प्रेजेंट है। अब मुझे इसका क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखूंगी, T2G 1 2 3 4 5 और EG 0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं CFT के अंदर। अच्छा,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम निकालेंगे भी, ये निकालने के लिए भी आएगी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है CFSE डेल्टा O। क्या है डेल्टा O का मतलब है एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी में हम क्या करेंगे, -0.4। देखो ये नीचे है, बरी सेंटर से नीचे, मैंने कहा था ना इसकी एनर्जी 0 है, 0 से नीचे है तो इसकी वैल्यू माइनस में है, तो ये जो 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी है -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG। इस तरह से हम निकाल सकते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ऑल्सो। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, नीचे वाले जो ये है ये 0.6 -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। 0 से नीचे वाले माइनस होंगे, ऊपर वाले प्लस होंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। देखो नीचे 3 ऑर्बिटल है, 5 में से 2 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, नीचे 3 ऑर्बिटल रहे हैं तो नीचे वाले की एनर्जी 2/5 है। ऊपर 2 ऑर्बिटल गए हैं, 3 नीचे रहे हैं तो ऊपर वाले की एनर्जी 3/5 है। इस तरह से याद कर सकते हैं, नीचे 3 है ऊपर 2 है, नीचे 3 है तो उल्टा है 2/5 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है तो इसका है 3/5। याद हो जाएगी ये चीज। अब फैक्टर्स CFSE किस किस फैक्टर्स पर CFSE पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ CM में, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का नेचर कैसा होना चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम हम कहते हैं जनरली d ऑर्बिटल के होते हैं, और d ऑर्बिटल में अगर आप मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हो, 3D से 4D जाते हो, 4D से 5D जाते हो, तो कहने का मतलब है कि अगर 4D का कोई कॉम्प्लेक्स है, 4D का कोई एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स बना रहा है, 3D का कोई एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो जो 4D का एलिमेंट होगा उसकी CFSE ज़्यादा होगी। नीचे की तरफ जाने पर ग्रुप में बेटा CFSE इंक्रीज होती है। ये और एक और पॉइंट याद रखेंगे, जब आप 3D से 4D जाते हो तो लगभग 30% इंक्रीज होती है, लेकिन जब 4D से 5D जाते हो तो 50% CFSE इंक्रीज होती है। ये कई बार असर्शन रीजन में पूछ लेता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बिल्कुल इस चीज पर डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा CFSE उतनी ही ज्यादा होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ही ज्यादा CFSE होगी। अगर Fe+2 है एक जगह Fe+3 है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स की CFSE ज्यादा होगी, जिस पर आयरन के ऊपर चार्ज ज्यादा है। अच्छा, लीगेंड भी अफेक्ट डालते हैं। लीगेंड का साइज छोटा होना चाहिए, लार्ज नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उस पर, वो अच्छा सिग्मा डोनर होना चाहिए, और पाई एक्सेप्टर अगर वो होगा तो CFSE ज्यादा होगी। अच्छा, इसी बात को ध्यान में रख के, CFSE को ध्यान में रखकर एक सीरीज बनाई गई है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें अरेंज किया गया है लीगेंड को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग CFSE। ये दिख रहा है हमें कि CO सबसे बाद में अरेंज है ना, सबसे ज्यादा CFSE इसकी होती है और सबसे कम CFSE किसकी होती है, हेलोजन की होती है। और मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया, कान, नाक और हाथ। कान और नाक यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू होने वाले जो डोनर एटम होते हैं उनमें वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह बिहेव करेंगे। देखो कान, नाक, यहाँ तक। EDTA में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, यहां तक मान लो आप। इसके बाद आपके सारे वो है वीक फील्ड लीगेंड है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, जो टेट्राहेड्रल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, CFSE कम होती है, और ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा। ऑक्टाहेड्रल में 6 लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो किसकी CFSE ज्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल की CFSE ज्यादा होगी। और इसमें एक रिलेशन भी होता है, कई बार पूछ लेता है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O, ये भी बेटा याद कर लीजिएगा। अच्छा, इन केस ऑफ D4 आयन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथे इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है, वो या तो पेयर अप हो जाए या ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाए। इसको डिसाइड करते हैं 2 फैक्टर। पहला फैक्टर होता है हमारा CFSE और दूसरा फैक्टर होता है पेयरिंग एनर्जी, राइट। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और CFSE कम है, CFSE किस केस में कम होती है, वीक फील्ड लीगेंड के केस में CFSE कम होती है। हमने कहा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है उनकी CFSE ज्यादा होती है। अगर CFSE कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, CFSE कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। ज्यादा एनर्जी को क्यों ऑप्ट करेंगे, हमारे पास है ही नहीं इतनी एनर्जी। CFSE कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चला जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी कम थी ना, तो यहाँ पे जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3EG1, दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। आपसे वहां कॉन्फ़िगरेशन पूछता है।
अगर डेल्टा ओ ज्यादा है यानी कि CFSC ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पेयरिंग कम है तो वो पहले पेयरिंग कर लेगा, तो पेयरिंग हो जाएगी और कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा T2G4 EG0। क्लियर हो गई ये बात? इसको ऐसे भी लिख लेते हैं T2G211, देखो पहले ऑर्बिटल में 2 फिर 1 फिर 1 EG0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे T2G111 और EG1। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद D5 आएगा, जब D4 ऊपर चला गया तो D5 भी ऊपर ही जाएगा और जिसमें पेयरिंग हुई है वहां पर पेयरिंग होगी, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CFSC ज्यादा है, CFSC ज्यादा है तो इतनी एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर जाए, CFSC को पार कर जाए, वो पेयरिंग करा देगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो CFSC कम है बेटा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप कर जा रहे हैं। आपको पहली वाली थ्योरी से भी याद होगा, आप वैसे ही याद कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करा दो, वीक फील्ड लिगेंड में जंप करा दो। तो इस तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जल्दी से हमारे छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड को, और फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने करे थे ना, NiCO का होल 4, ये FeCO का होल 5, है ना। मेटल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बोनाइल अभी आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये जो मेटल कार्बोनाइल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, बड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक सिनर्जिक इफेक्ट होता है। देखिए कैसे, जो मेटल कार्बन बॉन्ड है कार्बोनाइल में, उसमें 2 तरह की बॉन्डिंग है। देखो नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो मेटल है और लीगेंड है इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्योंकि लीगेंड लोन पेयर मेटल को देता है और मेटल के पास होते हैं एम्प्टी d ऑर्बिटल जिनमें उन लोन पेयर को ही रखता है, और इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन कार्बोनाइल के अंदर पाई बॉन्डिंग भी होती है। मेटल लीगेंड, मेटल और भाई जो CO का जो कार्बन है, कार्बन ही तो लीगेंड में उसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये कार्बन। तो कार्बन और मेटल के बीच में तो कार्बन ने लोन पेयर डोनेट किया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया, वहीं पे ये जो मेटल है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर वो रहेंगे जाकर और एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, इसको हम पाई बॉन्डिंग कहेंगे। पहली जो बॉन्ड होगा, देखो मेटल और कार्बन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, जो कार्बन ने लोन पेयर मेटल को दिए थे, जो सभी लिगेंड के अंदर हो बनता है सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये एक्सियल है। उसके बाद ये जो पाई ऑर्बिटल हैं इनके बीच में भी बॉन्डिंग हुई। मेटल के जो d ऑर्बिटल थे उन्होंने कार्बन के जो वैकेंट ऑर्बिटल थे, जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ये, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए और यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई इसको पाई बॉन्डिंग कहेंगे। तो ये क्या होता है, CO जो कार्बोनाइल है इसको हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर लीगेंड, पाई एक्सेप्टर लीगेंड कहते हैं। मेटल कार्बोनाइल्स आर पाई एक्सेप्टर लीगेंड, ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं, साथ में पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स भी हैं। तो पाई एक्सेप्टर लीगेंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे। यहाँ पर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 होता है इन वाले कंपाउंड में। और एक सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब पाई एक्सेप्टर लीगेंड यहाँ पर ये बनेंगे, यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड हो गया, सिग्मा भी है पाई भी है, तो जो मेटल कार्बन बॉन्ड है बेटा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के स्ट्रेंथन होने पर मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर है? जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई? जितना ज्यादा मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितनी वहां की बीच की बॉन्ड लेंथ कम होगी, उतनी ही ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। इसी इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड में देखने को मिलता है। इनको हम पाई एक्सेप्टर लीगेंड कहते हैं, क्योंकि ये सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं।
अब लास्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है। जैसे वाटर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वहां पर EDTA को यूज करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कि हार्डनेस क्रिएट कर रहा है वाटर के अंदर, उनके साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, रिमूव कर देगा हार्डनेस को। हार्डनेस लिख दिया मैंने यहाँ पे, हार्डनेस को रिमूव करेगा। विटामिन B12, ये भी जो विटामिन B12 होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। एनीमिया ना हो जाए हमें, इसलिए हम विटामिन B12 के कैप्सूल खाते हैं ना। तो विटामिन B12 क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सिस्प्लेटिन, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो सिस फॉर्म होती है वो कैंसर की बीमारी में यूज की जाती है, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, कैंसर सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। हीमोग्लोबिन तो हम सबके अंदर है, ये भी एक आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। हमने बहुत सारी टॉपिक्स इस चैप्टर की पढ़े हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन फिर भी हमने इसको वन शॉट में कवर किया है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गई थी, अगर आपको आपने देख लिया कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक में आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेगा, तो फॉर्मूला वही लगाना है बेटा, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंपाउंड इज, क्या कर रहे हैं भाई, कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। कोई वैल्यू आएगी अगर म्यू की तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, वैल्यू तभी आएगी जब n की कोई वैल्यू होगी, और म्यू की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखकर बता देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। n की जगह 2 फिल करूंगी, 2 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, √8। म्यू की वैल्यू आ गई है, म्यू की वैल्यू आ गई तो पैरामैग्नेटिक नेचर हुआ। इस तरह से नेचर भी आपसे निकलवा सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवा सकता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपने इस वाले फॉर्मूले से निकालना है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।